एक बड़ी खबर के साथ में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 9:11 पर कुछ इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4 रही। जान माल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि नेपाल में भूकंप का केंद्र था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल में भूकंप का केंद्र था, लेकिन उसका असर भारत में भी देखा गया और सीमा से लगते जो इलाके हैं वहां पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। ऐसे में पिथौरागढ़ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। साथ ही जानकारी के लिए विजयवर्धन उप्रेती जुड़ गए हैं। विजयवर्धन, क्या जानकारी, क्योंकि शुरुआत में ये जानकारी मिली कि किसी तरह का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, अब क्या अपडेट मिल पा रही है? जी, मैं आपको बताऊं, 4 के आसपास इस भूकंप की तीव्रता थी और 4 के आसपास के भूकंप यहाँ पर अक्सर महसूस हो रहे हैं। पिछले कुछ समय से लगातार ये झटके महसूस हो रहे हैं। आज भी 9:11 के आसपास एक हल्का सा झटका यहाँ पर महसूस हुआ, जिसका केंद्र धारचूला के पार जो नेपाल की ओर है, धारचूला वहां बताया जा रहा है। और इसके जो झटके उस इलाके में जो झटका नेपाल में जो झटका आया उसका असर इंडिया में भी पड़ा है। इंडिया में धारचूला हो या जौलजीबी, बलवाकोट, इस इलाके में भूकंप के हल्के से झटके महसूस हुए। लेकिन अभी तक हमें जो जानकारी मिली है, जान माल के नुकसान की कहीं से भी कोई सूचना नहीं है, क्योंकि भूकंप की तीव्रता काफी कम थी। जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया विजयवर्धन आपका। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड के कई इलाकों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, टिहरी और इसके अलावा उत्तरकाशी में भी अलर्ट है। अगले 4 घंटे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। कहीं कहीं पर तेज आंधी का भी अलर्ट जारी किया गया। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी का भी अलर्ट जारी किया गया। रुड़की से शहर में बदला अचानक मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ में मौसम में बदलाव आया है। हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और दिन में अंधेरा छाया हुआ है। ठंड ने भी दस्तक दे दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। तस्वीरें आप देखिए रुड़की की, जहां पर दिन में अंधेरा देखा गया। इसके अलावा हल्की बूंदाबांदी भी हुई। पहाड़ों के बदले मौसम के मिजाज ने जोनसार, बाबर एवं चक्राता क्षेत्र में सर्दी ने दस्तक दे दी है। रात से शीत हवाओं के साथ ही हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी और जिस कारण मौसम शुष्क बना हुआ है। मार्केट से सैलानियों की संख्या भी भारी कम हो गई है। जहां पर चक्राता पर्यटकों से गुलजार रहता था, वहीं आज मार्केट में गिने चुने लोग ही नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में सत्येंद्र लाइव जुड़ गए हैं देहरादून से। सत्येंद्र, मौसम विभाग की तरफ से हालांकि पहले भी जानकारी साझा की गई थी, लेकिन उसके बाद अब उसका असर भी दिखने लगा है। ऐसे में कई जगह की तस्वीरें हम देख रहे हैं। अभी आपके आसपास किस तरह की तस्वीरें हैं? कब तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है? और साथ ही अगर पूरे उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो पर्यटन का एक अच्छा इलाका कहा जाता है, दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन उस पर भी अब भारी असर दिखने लगा है। बिल्कुल अमनदीप, क्योंकि मौसम विभाग ने रविवार से ही चेतावनी जारी की थी कि उत्तराखंड का जो मौसम है उसका मिजाज बदलने जा रहा है और ये असर देखने को भी मिला। हम अगर बात करें रविवार की, तो रविवार के दिन केदारनाथ और बद्रीनाथ के जो उच्च इलाके हैं वहां पे बर्फबारी काफी तेज देखने को मिली। और अगर हम आज सोमवार की बात करें, सोमवार में जो निचली इलाके हैं यानी जो मैदानी इलाके हैं वहां भी मौसम का असर आप देख सकते हैं। अभी हम देहरादून में, आप देख सकते हैं कि देहरादून में तेज बारिश के साथ काफी तेज आंधी भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जो मौसम का मिजाज है, अभी 10:30 हो रहे हैं, लेकिन इस समय का जो मौसम, इस समय जो देहरादून का स्थिति लग रही है, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल अंधेरा छाने लग गया है, क्योंकि देहरादून में जो मौसम है लगातार बदल रहा है और यही स्थिति पूरे प्रदेश की अभी बनी है, क्योंकि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी अभी जारी किया है पीछे 4 से 5 जो जिलों के लिए, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। अब ये भी जानकारी मिल रही कि जो ये मौसम है ये आज और कल यानी कि मंगलवार तक इसी प्रकार का रहेगा। ये पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी रहेगी और जो मैदानी इलाके वहां तेज बारिश और आंधी भी देखने को मिलेगी। जी अमनदीप, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई है, वहीं बर्फबारी होने से ठंड भी
तेज हो गई है। ऐसे में कड़ाके की ठंड भी देखी जा रही है। मौसम का मिजाज बदलते ही केदारनाथ धाम में बारिश के बाद में बर्फबारी हुई। धाम में बर्फबारी से भले ही ठंड बढ़ गई हो, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालु का उत्साह चरम पर है। बर्फबारी का श्रद्धालुओं ने खूब लुत्फ उठाया। तस्वीरें देखिए केदारनाथ धाम से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बर्फबारी जारी है, लेकिन लोगों की जो आस्था है वो कम नहीं हो रही है और ऐसी बर्फबारी में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो केदारनाथ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब केदारनाथ की जो यात्रा है वो भी अपने अंतिम चरण पर ही है, क्योंकि फिर कपाट बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़ी संख्या में हर दिन रोज यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और मौसम विभाग की तरफ से हालांकि चेतावनी भी दी गई है कि जब लोग यहाँ पर पहुंचे और तो अपना ध्यान भी रखें और साथ ही इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़ में मौसम के मिजाज में अचानक बदलाव देखने को मिला। यहां पर व्यास घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। गुंजी, कूटी और साथ ही नाबी जैसे बॉर्डर गांव बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए नजर आए और यहां पर जोलिंगकांग में भी जमकर बर्फबारी हुई है। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी होने के साथ ही निचले क्षेत्रों में भी बारिश हुई, जिस कारण तापमान बहुत तेजी से गिरा है। इस सीजन की यह पहली बर्फबारी है। चमोली में भी माणा से लेकर नीति गांव तक मौसम बदलने के बाद में बर्फबारी हुई है। वहीं बर्फबारी के बाद में यहां पर नजारे बेहद खूबसूरत दिखाई दिए। पहाड़ों में अचानक से मौसम बदलते ही 3000 फीट से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जो कि निचले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से ठंड आ गई है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियां बर्फ से ढक चुकी हैं। दिसंबर में देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम धामी आज से 2 दिन के विदेशी दौरे पर रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज यूएई के लिए रवाना होंगे। यहां कल दुबई में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो भी होगा। इसके बाद में 17 अक्टूबर को आबू धाबी में भी सीएम रोड शो करेंगे। इस रोड शो में टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट पर भी फोकस रहेगा और यूएई दौरे से सरकार को 30,000 करोड़ के निवेश के एमओयू की उम्मीद है। सीएम अलग अलग क्षेत्र में कारोबारियों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए कारोबारियों को आमंत्रित करेंगे। आपको बता दें कि देहरादून में दिसंबर में होने वाले इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए सरकार ने प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का भी लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड सरकार की पहली प्राथमिकता राज्य के युवाओं को रोजगार, अच्छी शिक्षा के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने पर है। इसके लिए दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार विदेशों के दौरे कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो करेंगे। इसके बाद अबू धाबी में मुख्यमंत्री का रोड शो है। चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में लोग उत्तराखंड के लिए आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं और हमारा भी प्रयास है कि सभी संस्थान जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, अलग अलग निवेश अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, उद्योग समूह चलाते हैं, वो सभी उत्तराखंड आए और हमारी सरकार ने पहले से भी उन्हीं सब लोगों की सुविधा के अनुसार नियमों में शिथिलता भी करी है, उदार भी किया है, नियमों को बदला भी है और लगातार हम उनसे कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। इस दौरे में सीएम के साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी होंगे। वहीं मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि टॉप 100 में जो विदेशी यूनिवर्सिटीज हैं वो प्रदेश में आ सके, इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। दुबई के हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम को लेकर वहां के इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग की जाएगी। और अब हम दुबई जा रहे हैं, वहाँ भी स्वास्थ्य और शिक्षा पे एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है वहाँ पे। और मुझे लगता है कि भारत सरकार ने भी एक बड़ा निर्णय लिया है कि विदेशी विश्वविद्यालय अपना कैंपस जो है भारत में खोल सकते हैं। तो अगर कोई उत्तराखंड में भी अगर कोई विश्वविद्यालय जो टॉप 100 में है पूरी दुनिया के, अगर वो यहाँ कैंपस खोलना चाहता है, कोई अच्छा हॉस्पिटल लाना चाहता है, कोई यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में आना चाहता है, तो हम उनको शहर से कह रहे हैं कि वो आ सकते हैं।
यानी शिक्षा और स्वास्थ्य। जिन मुद्दों पर प्रदेश में सबसे ज्यादा पलायन होता है, उसे लेकर सरकार की कोशिश है कि निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाए, ताकि इन दोनों फील्ड में उत्तराखंड मजबूत स्थिति में आ सके। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के साथ में पवन गौड़ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, कई करोड़ का एमओयू साइन होने का यहां पर टारगेट फिक्स रखा गया है और ऐसे में 2 दिन का बैक टू बैक रोड शो भी होने वाला है। ऐसे में क्या उम्मीद इस दौरे से, और साथ ही क्या कुछ सीएम का कार्यक्रम रहने वाला है, और साथ ही ये भी बताएगा कि वो कौन कौन से बड़े इन्वेस्टर्स होंगे जिनसे मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए, जहां 11 बजे की फ्लाइट से वो दुबई के लिए रवाना होंगे। और वहां यूएई में उनकी कल से लगातार कई सारे निवेशकों के साथ बैठक है। पहले कल दोपहर को B2G मीटिंग होगी, उसमें कई सारे निवेशकों के साथ मुलाकात करेंगे। और उत्तराखंड में जो दिसंबर के महीने में जो इन्वेस्टर समिट होना है, उसके लिए उनको आमंत्रित करेंगे कि आप आइए और उत्तराखंड जो इन्वेस्टर समिट है उसमें आप भाग लीजिए और उत्तराखंड में निवेश के लिए मसौदा आप तैयार करिए। उसके साथ साथ फिर 17 तारीख की शाम को वो वहां जो रोड शो करेंगे, तमाम निवेशकों के साथ बातचीत करेंगे, एक बैठक होगी और उसमें कई तरह के एमओयू साइन होने की संभावनाएं हैं। कई सारे जो कंपनियां हैं वो उत्तराखंड में निवेश करना चाहती हैं। खासतौर पर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन दौरे पे गए थे तो आपने देखा टूरिज्म, शिक्षा और ये तमाम जो क्षेत्र हैं उनमें कई सारे निवेशकों ने निवेश करने के लिए एमओयू साइन सरकार के साथ किया था। तो ऐसे ही दुबई अपने दौरे, जो यूएई का दौरा है, उसमें भी कई सारी उम्मीद सरकार को है। उसके अलावा जब 18 तारीख को कई सारे निवेशकों के साथ बैठक है, बातचीत करेंगे और उसके बाद में शाम को जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है अबू धाबी का, उसमें उसको संबोधित करेंगे, वहां के लोगों को बताएंगे किस तरह से उत्तराखंड सरकार जो है वो निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। कई सारी नीतियों में उन्होंने छूट दी है। जो निवेशक उत्तराखंड में निवेश करना चाहता है उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जा रहा है। तमाम तरह की जो समस्याएं आती हैं निवेशकों के लिए, उन सब में शिथिलता बरती जा रही है, जिसको आराम से नियम कहीं ना कहीं आड़े ना आए उत्तराखंड के विकास में। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रयास जो है उत्तराखंड सरकार उठा रही है। उसी के चलते लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विदेश के दौरे कर रहे हैं। पहले लंदन दौरे पे गए थे, अब आज यूएई के दौरे पर रवाना हो गए हैं। हाँ, और बिल्कुल, और कल अबू धाबी में भी रोड शो होना है। तो ये दौरे बेहद ज्यादा अहम हो जाते हैं क्योंकि एक मील का पत्थर साबित होगा ये उत्तराखंड के विकास को लेकर। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। हरिद्वार में कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल हुए हरीश रावत ने कहा कि पाकिस्तान बनने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि वीर सावरकर ने ही मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की और पाकिस्तान का शब्द भी इजाद किया था। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने मोहम्मद अली जिन्ना को वीर सावरकर का मानस पुत्र तक बता डाला और कहा कि वीर सावरकर बीजेपी के आदर्श है, इसलिए बीजेपी पाकिस्तान की जननी है। इस देश के अंदर दो देश की बात, मुसलमानों के लिए अलग देश की बात सबसे पहले सावरकर जी ने कही और सावरकर को भाजपा अपना इष्ट मानती है। सावरकर से इस बात को, पाकिस्तान शब्द को जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया था। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो सावरकर के मानस पुत्र थे भारत के विभाजन। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी बनाने के नाम पर हुई गड़बड़ियों के मामले में तत्कालीन वन मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से भी सीबीआई किसी भी समय पूछताछ कर सकती है। वहीं हरक सिंह ने कहा है कि उन्हें सीबीआई का कोई भी डर नहीं है, ना विजिलेंस का को कुछ मिला है और ना ही उनके खिलाफ में सीबीआई को कुछ मिलेगा। मामले में जमानत पर चल रहे रिटायर्ड आईएफएस किशन चंद और रेंजर ब्रज बिहारी शर्मा से शुक्रवार को सीबीआई पूछताछ कर चुकी है और कुछ और अफसरों से भी पूछताछ करने के बाद में माना जा रहा है कि सीबीआई पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का भी रुख कर सकती है। मायने रखता है ना। मैं तो कह रहा हूं आज दुनिया की कोई एजेंसी साबित कर दे कि 6,000 पेड़ कटे, उस दिन आजीवन कारावास की सजा सुना दे मुझे मैं हर सजा भुगतने ले तैयार हूं। आप मजाक कर रही? मैंने तो विजिलेंस से भी कहा, मैंने कहा कहावत है खोदा पार निकली चुया, मैंने कहा चुया भी निकल जाए तो उस दिन क्या करना तुम।
रुद्रप्रयाग की चौरास गोरसाली इलाके में आतंक का सबब बना आदमखोर गुलदार को आखिरकार शिकारियों ने मार गिराया है, जिसके बाद में ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि गुलदार ने कुछ दिन पहले ही गोरसाली गांव में एक महिला को निवाला बनाया था, जिसके बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ था। कल देर शाम शिकारियों के दल ने गुलदार को ढेर कर दिया। उत्तरकाशी में टिहरी झील से प्रभावित बंढाण गांव के ग्रामीणों ने 25 अक्टूबर से जल समाधि की चेतावनी दी है। टीएचडीसी और जिला प्रशासन को ये चेतावनी दी गई है, जिसके चलते ग्रामीणों ने झील में उतरकर टीएचडीसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। टिहरी झील में उतरकर प्रदर्शन करते ये ग्रामीण हैं, जहां पर बंढाण गांव के ग्रामीण जो कि टिहरी झील से प्रभावित हैं। और दरअसल टिहरी झील का जलस्तर बढ़ने से गांव के 24 परिवारों के घरों में दरारें पड़ गई हैं और भूधसाव का खतरा भी बना हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों ने चेतावनी दी है। बंढाण गांव के ग्रामीणों ने 25 अक्टूबर को जल समाधि लेने का निर्णय लिया है। क्यों लिया है, ग्रामीण मेरे साथ मौजूद है, इन्हीं से हम जानना चाहेंगे। क्यों आप जल समाधि लेने को अब तैयार हो रहे हैं? हमें जल समाधि इसलिए लेनी पड़ रही कि हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। टिहरी झील के कारण हमें काफी हमारे भवनों को नुकसान हो गया और हमारी यहाँ पर कोई भी कृषि भूमि नहीं है। हमें सरकार द्वारा जो विस्थापित किया गया ऋषिकेश, हरिद्वार, पथरी में, तो हम सरकार से हमारी यही मांगे है कि हमें जल्द से हमारे भवनों का भुगतान किया जाए। एक भी भूमि का टुकड़ा हमारे यहाँ पे नहीं है, खाली हमारे भवन ही भवन है। हम सरकार से यही वो दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे भवनों का पेमेंट किया जाए। जिस समय झील बन रही थी, मुआवजा क्या मिला आप लोगों को उसमें? मुआवजा तो हमें ये मिला कि हमें 2004-05 में पथरी और हरिद्वार में कृषि भूमि दी गई थी। हाँ जी। तो अब क्या मांग है? हमारी यही मांग है टीडीसी से कि हमें मकानों का भुगतान जल्द से जल्द कर दिया जाए। अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या रहेगा आप लोगों का? हम जल समाधि लेने के लिए तैयार हो जाएंगे सर, जो हमारे मकानों का भुगतान ना हो। अभी तक बात हुई है किसी से? ना अभी तक किसी से कोई बात नहीं हुई, पर मतलब हमने कार्रवाई पूरी कर रखी है। ये मांग करने लगे हैं, उसी का नतीजा है कि 25 अक्टूबर को इन ग्रामीणों ने जल समाधि लेने का फैसला लिया है। अब देखना होगा कि इनकी जो चेतावनी है उसको प्रशासन और टीएचडीसी पुनर्निवास जो विभाग है वो किस तरह से लेता है। बलबीर परमार, न्यूज 18, ग्राउंड जीरो, बंढाण गांव, उत्तरकाशी। चीन और नेपाल बॉर्डर पर बसा गुंजी गांव कभी भी जमींदोज हो सकता है। पिथौरागढ़ का ये बॉर्डर गांव भले ही सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम हो, बावजूद इसे बचाने की कवायद उस तेजी से होती नहीं दिख रही है जिस तेजी से इसे दो नदियां निगल रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद गुंजी गांव जितना ऐतिहासिक है, उससे कहीं ज्यादा इसका वर्तमान में महत्व है। ये गांव जहां इंडो चाइना ट्रेड का केंद्र होने के साथ ही कैलाश मानसरोवर का अहम पहाड़ है, तो वहीं चीन और नेपाल के करीब होने के चलते इसका सामरिक महत्व भी है। इस गांव में सेना के साथ ही आईटीबीपी और एसएसबी भी मौजूद रहती है। साल भर आईटीबीपी और एसएसबी की यहाँ पर मौजूदगी रहती है, लेकिन बीते कुछ सालों से इस गांव के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है। असल में गुंजी को काली और कुटी यांगती नदी ने दोनों तरफ से घेरा हुआ है। इन दोनों नदियों के तेज कटाव के चलते आए दिन गुंजी नदियों में समा रही है। गुंजी के लिए खतरा यह है कि जो नदी से भू कटाव हो रहा है दोनों तरफ, एक तो महाकाली नदी जो नेपाल और एक कुटी यांगती करके उधर से आता है, कुटी नदी, वो हमारा जमीन बहुत ही कटाव हो रहा है। ग्लेशियर से निकलने वाली काली और कुटी यांगती नदियों का बहाव साल भर तेज रहता है, जिसके चलते आए दिन ये दोनों नदियां गुंजी को आसानी से काट रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से अहम होने के चलते सेना को भी गुंजी में जमीन की दरकार है, लेकिन गुंजी का भूभाग आए दिन कम हो रहा है। इतना ही नहीं, बॉर्डर के इस गांव को केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज में भी शामिल किया है, फिर इसे बचाने की कवायद तेज होती नजर नहीं आ रही है। ये बात अलग है कि गुंजी से लेकर धारचूला तक हो रहे कटाव को रोकने के लिए 200 करोड़ के प्रस्ताव केंद्र को जरूर भेजे गए हैं।
गुंजी से लेकर धारचूला और उससे आगे भी सिंचाई विभाग ने काफ़ी प्रपोजल बनाए हैं और इसमें लगभग 200 करोड़ के प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजे हैं और केंद्र सरकार से भी वहाँ पे रक्षा मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय को भी भेजा गया है। तो जैसे ही वो प्रपोजल सैंक्शन हो जाते हैं यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। इसमें काफ़ी पॉजिटिव है, वहाँ पे प्रस्ताव के उनके अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है। गुंजी जैसा खतरा काली नदी के किनारे बसे कई इलाकों में मंडरा रहा था। कुछ इलाकों को बचाने के लिए सुरक्षा दीवार लगाई भी जा चुकी है, लेकिन गुंजी को लेकर वो गंभीरता नजर नहीं आ रही है, जिसकी दरकार लोगों को है। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि देश की सुरक्षा के साथ ही कई मायनों में खास रहे गुंजी को बचाने की कवायद आखिर कब शुरू होगी। विजय वर्धन उप्रेती, संवाददाता, पिथौरागढ़, न्यूज़ 18। चीन और नेपाल बॉर्डर के करीब बसा गुंजी इलाका धीरे धीरे काली नदी के चपेट में आ रहा है। आप देख सकते हैं कि काली नदी ने इस इलाके को पूरी तरीके से काटा हुआ है और साल दर साल ये इलाका लैंडस्लाइड की जद में आ रहा है। अगर इसको बचाने का कोई ठोस उपाय नहीं किया गया तो निश्चित है कि गुंजी का आधा इलाका जल्द ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। विजय वर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, पिथौरागढ़। अल्मोड़ा में शराब के नशे में गाड़ी चला रहे ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया। पनुआनोला में पुलिस ने जब नशे में धुत ड्राइवर को रोकने की कोशिश की तो पुलिस से ही उलझ गया और इस दौरान में पुलिस ने शराबी ड्राइवर की पिटाई कर दी। इसके बाद में पुलिस नशेड़ी ड्राइवर को पकड़कर चौकी ले गई। नशेड़ी ड्राइवर की गाड़ी में 4 लोग सवार थे। आज नवरात्र का दूसरा दिन है जिसमें माता के स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्मा जी को शक्ति होने से देवी के ये स्वरूप ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। इसका उद्भव ब्रह्मा जी के कमंडल से हुआ। इनका जो उद्भव हुआ था वो ब्रह्मा जी के कमंडल से हुआ था और त्रिवेणी संगम पर स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर में आज ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। आज गंगा स्नान करेंगे। आज के बाद इनकी पूजा पाठ 9 दिन तक होगी जी। कीर्तन आज शाम को कीर्तन होता है हमेशा। बस उत्तरकाशी में नवरात्र के पावन पर्व पर गंगोत्री धाम कपाट बंद होने का शुभ मुहूर्त निकाला गया। पुरोहितों ने विधि विधान से शुभ मुहूर्त निकाला और 14 सितंबर को अन्नकूट के सुबह 11:45 पर गंगोत्री धाम के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाएंगे और ठीक 12 बजे शीतकालीन प्रवास के लिए मां गंगा की उत्सव टोली रवाना होगी। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने का मुहूर्त निकलते ही कपाट बंद होने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इस बार गंगोत्री धाम यात्रा में रिकॉर्ड यात्रियों ने दर्शन किए और अब तक 8,42,139 यात्री दर्शन कर चुके हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां भगवती गंगे के कपाट 28 गते कार्तिक 14 नवंबर 2023 को अभिजीत मुहूर्त शुभ बेला पर 11:45 पर बंद कर दिए जाएंगे। उसके पश्चात मां भगवती गंगे के दर्शन मुख्य मठ ग्राम में कर सकते हैं। मैं सभी देशवासियों से एवं प्रदेशवासियों से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आके मुख्य मठ ग्राम में दर्शन कर सकते हैं। यहां पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।